मॉब लिंचिंग पर सरकार सख्त है, चाहती है कि अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की जिंदगी बेहतर हो, उनकी जिंदगी में रोशनी आए, वो बड़ी बड़ी मंजिल तय करते चले जाएं और देश की मुख्य धारा से। मैं इसलिए कहूंगा ये बात, भले ही बहुत सारे लोगों को इस बात पर ऐतराज हो, लेकिन ये बात भी सच है कि मुसलमान कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ित भाव दिखाकर ही सही पीछे तो समझता था। तो उसी आधार पर ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है मुख्य धारा में शुरू से रहा है, उसको हमेशा यही मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो खुद अपने आप में पीड़ित भाव जब रखता था तो कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाया करता था। वो पीड़ित भाव कैसे खत्म हो, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं चलूंगा डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के पास। शेख साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। आपने जामी साहब को अभी सुना, अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है उसको खत्म करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है जैसा कि इन्होंने सवाल किया। और अश्विनी साहब का एक उदाहरण भी दिया, कहीं ना कहीं आपके लोग बीच बीच में जो है ऐसा इनको लगता है कि गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, मामले को पीछे करने की कोशिश करते हैं। आपका जवाब? देखिए, सबसे पहले तो अश्विनी जी ने जो किया वो उन्होंने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में किया है, क्या पार्टी की कैपेसिटी में हुआ है? और कोई भी नागरिक जो होता है वो पहले एक नागरिक होता है, उसके एक नागरिक अधिकार होते हैं। तो उन्होंने अपने नागरिक अधिकार का उपयोग करके किया है, ना कि पार्टी प्लेटफॉर्म से किया गया कोई कृत्य है, ना कि सरकार द्वारा किया हुआ कोई कृत्य है। तो हर चीज को यदि हम इंटरमिंगल करने लग जाएंगे तो फिर तो काम कैसे चलेगा। और जहां तक एक बात अभी हम कर रहे थे कि केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो मुसलमानों का उपयोग होता रहा, इसका मैं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देता हूं कुछ दिन पहले का ही। देखिए, जब बिहार में जनता दल यूनाइटेड और लालू यादव की पार्टी का गठबंधन हुआ था और हम चुनाव हार गए थे, उनकी सरकार बनी थी वहां पर। उसके बाद सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद मुस्लिम्स का एक डेलीगेशन उनमें गया था। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि काफी बड़े बड़े लोग भी थे उसमें, और अपनी जो डिमांड थी वो लेकर, तो लालू जी ने जो उनको कहा था वो ये कहा था कि अब और क्या चाहते हो, भाजपा को रोक तो दिया। तो ये जो एक जो भाव के साथ मुसलमानों का दुरुपयोग होता रहा, उसमें छेद करने की आवश्यकता थी और वो छेद हम कर रहे हैं। जहां तक आपने आरंभ में ही कहा कि किस प्रकार से काम चल रहा है, आपने आंकड़ा बंद रखा। बिल्कुल, मैं लेकिन आपके पास आदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है अभी भी मुसलमानों के अंदर में, उसको दूर करने के लिए आप लोग क्या, मेरी डिबेट में जितने भी लोग अक्सर आते हैं, खासतौर से शायद जामे साहब हो या दूसरे भी लोग हों, असद खान साहब भी आते हैं, लिंचिंग को लेकर के सवाल उठाते हैं। दंगों पर जब वो बात करते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इस देश में पिछले 5 साल में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ, ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन लिंचिंग को लेकर वो आप लोगों को घेरते हैं, उसको लेकर के आपके पास क्या जवाब है? देखिए, आज एक उदाहरण आया लिंचिंग का बिहार प्रांत से कि वो मवेशी की चोरी के नाम पर 3 लोगों की लिंचिंग हुई। अब उन 3 में एक मुस्लिम है, 2 हिंदू हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये तो हमेशा होती रही है और कम होती जा रही है। लेकिन एक अच्छी सकारात्मक बात बोलूंगा कि जो ये मोबाइल फोन आए ना और उस पर इंटरनेट का जो उपयोग आया है, उसकी वजह से चीजें बहुत जल्दी शेयर होती हैं और वो समाज के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे न्याय मिलता है लोगों को। एक उदाहरण देता हूं, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले ये जो छपा था, एक जो सेक्रेटरी की तरफ से जो रिटायर हुए, उन्होंने क्या कहा था, 1955 में उनके पिताजी के साथ लिंचिंग हुई थी, वो भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास में हुई थी, जो कि एक गवर्नमेंट वर्क से गए थे और एक अफवाह उड़ी थी आसपास के गांवों में कि कहीं पर गौ हत्या हुई है, उस नाम पर उस सरकारी अधिकारी की लिंचिंग हो गई थी। लेकिन वो सब चीजें सामने नहीं आती थी, लेकिन सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स के डेवलपमेंट से वो सामने आना शुरू हुई। और मैं बोलता हूँ अच्छा है, सामने आती है तो चीजें एक्सपोज होती है और उनका निवारण होता है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि ये जो भाव है वो कैसे समाप्त हो, मैं अफजाल भाई की उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि टेक्निकली तो हम माइनॉरिटी हो सकते हैं, लेकिन यदि हम बायोलॉजिकली बात करें तो माइनॉरिटी कौन होता है? माइनॉरिटी वो हो सकता है जो अलग नस्ल का व्यक्ति हो। और यदि आप यूएन के हिसाब से भी देखेंगे तो या तो अलग नस्ल का हो या जिसकी पॉपुलेशन बहुत मीगर हो। तो भारत का मुसलमान सबसे पहली बात तो यही का है, वो भूमिपुत्र है और जो पॉपुलेशन के एतबार से भी कम नहीं है। तो सबसे पहले तो ये माइनॉरिटी का भाव कि हम कम संख्या में है, तो हमको अपने आप में दूर करना होगा। जब तक ये भाव होगा ना, ये भाव की वजह से हम ज्यादा पीड़ित थे बनिस्बत। नहीं तो फिर ये भाव डॉक्टर गुलरेज शेख साहब दूसरे ढंग से निकलता है। अभी पिछले दिनों महमूद प्राचा कह रहे थे हमारे टेलीविजन चैनल पर कि हम जो है अब हथियार बांटने के लिए, लाइसेंसी हथियार देने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग देंगे कि कैसे हासिल किए जाएं लाइसेंसी हथियार। फिर ये भाव इस रूप में आना शुरू हो जाता है।
तो कैसे इसको कंट्रोल करें? यहाँ पर एक चुनौती तो है ना। डालने वाली देखिए पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं वो भी ये भाव डालते हैं। और कोई किसी एजेंसी के एनआईए के हुकूक में तरमीम होती है तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जी मुसलमानों को डराने के लिए हो रहा है। कहां किसी एजेंसी के हुकूक में तरमीम की जा रही है, वहां वो संसद के अंदर में मुसलमानों का जिक्र करने लगते हैं। तो मतलब चीजों को इस तरह से घुमाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग डर में आ जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, मतलब ये परसेप्शन बन जाता है। उसके लिए आप लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज है। इतने बढ़िया आपके काम है, लेकिन ये चैलेंज आपके सामने बड़ी मुश्किल हो जाता है। ये फैक्ट मालूम है, सरकार अपने स्तर पर काम करती है और करेगी, लेकिन ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके मेरे अफजाल भाई जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौम के दिल में से ये डर का भाव जो बार बार डाला जाता है और इसका बीजारोपण किया जाता है, उस बीज को तोड़े। क्योंकि आप देखिए कि आज ही आप देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं जामिल साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं गुलरेश साहब? जी दे दूं? हाँ बिल्कुल ठीक। देखिए अफजाल साहब ने 3 बातें अहम कही हैं, जिसमें एक में सहमति है हमारी और 2 पे असहमति मैं जता रहा हूँ। देखिए सहमति जो ये बात इन्होंने कही कि हाँ मुसलमानों को कभी भी जो है कमतर नहीं समझना चाहिए अपने आप को, और जो अब हम राष्ट्र की बात करते हैं और ऑल ओवर नेशन की बात करते हैं तो हम इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और यहीं के हैं, हम ओरिजिनल हैं और धरती पुत्र हैं। बिल्कुल ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम कमतर नहीं है किसी भी एतबार से, ठीक है, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर सलाहियत है बिल्कुल। दूसरा कि उन्होंने बिहार का जो अभी जिक्र किया मॉब लिंचिंग का, तो मैं थोड़ा सा उनको टेक्निकली रेक्टिफाई कर दूं, बुरा अगर उनको न लगे तो उसमें 1 मुसलमान और 2 दलित हैं जो भी, क्योंकि वो भी आर्थिक तौर पर शैक्षणिक तौर पर पिछड़े होते हैं, तो ये मैं टेक्निकल करेक्शन कर दूं। जी जी वो भी देखिए ये भी कोशिश बहुत हुई सर, मुसलमानों और दलितों का एक प्लेटफॉर्म बनाने की सबने बहुत कोशिश की सर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। 2 दलित कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तानी है, इसको किसी भी आप एंगल से लें, आप किसी भी एंगल से लें, चलिए मैंने एक तो रेक्टिफाई कर दिया। दूसरी बात जो अश्विनी उपाध्याय के बारे में उन्होंने कहा, सबको मालूम है कि अश्विनी उपाध्याय जो है, इन्होंने कहा कि पर्सनल कैपेसिटी, सबको मालूम है कि अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं और वो पूरा लीगल उनका सेल के जो है वो संयोजक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने ये, गुलरेज साहब थोड़ा सा सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया आज कि आप अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सरकार का नुमाइंदा होता है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस को लड़ने के लिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट्स को आप ये कहिए कि वो इस तरीके से हमें डेटा दे कि वो मतलब स्टेट वाइज किस तरीके से हम अल्पसंख्यक को पैमाना बना सकते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये गेंद जो है सरकार के पाले में डाल दिया है तो मैं समझता हूं कि सरकार अगर यहां पर चाहे तो बहुत पॉजिटिव काम हो सकता है। इस तरह की जो कोशिश होती है पांव खींचने की सरकार की कोशिशों की, उसको दूर करने के लिए अगर इस पर अटॉर्नी जनरल जो है इस पर रिएक्ट ना करें और इस तरह की डेटा ना प्रोड्यूस करें या फिर ऐसा ना करें, मैं समझता हूं कि बेहतर हो प्रोफेसर साहब के, डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। जी अब गेंद आपके पाले में है, सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया आपके पाले में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जब वो होगा तब हम उस पर चर्चा करें। और एक बात मान के चले कि भारत के इंटीग्रेशन के लिए, सामाजिक फैब्रिक के डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए जो भी होगा ये सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, करके रहेगी। बिल्कुल मैं सलाह इसलिए भी देता हूं कि ताकि हम रास्ता निकाल सकें, मसले का हल कर सकें। सभी पहलुओं पर बात होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं आऊंगा आपका डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप चूंकि आंकड़ों पर बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं, ये तो है कि इस सरकार में अकलियतों पर फोकस किया जा रहा है, पहले की अपेक्षा क्या ये फोकस ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो उसका आधार क्या है, किस तरह से ज्यादा है? क्या ये भी अपने आप में कोई अपीजमेंट तो नहीं है कि कल को फिर दूसरा वर्ग ये इल्जाम लगाने लगे? कभी कभी मैं सोशल मीडिया पर देखता भी हूं कि ये भी इल्जाम लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है। क्या कुछ ज्यादा हो रहा है? इमरान भाई, मैं अपनी बात की शुरुआत 2 लाइनों से करना चाहूंगा, और 2 लाइनें ये हैं कि यारों ने नफरत के तोहफे घर घर जाकर बांट दिए, एक ही माँ का गोद का पाला मैं भी हूं और तुम भी। क्या बात। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि जब कभी भी अल्पसंख्यक की बात होती है तो केवल मुस्लिम समुदाय की बात क्यों होती है? व्हाई? व्हाट इज द क्राइटेरिया? अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं तो आज हिंदुस्तान में 80% हिंदू की आबादी है, 13.4% मुस्लिम की आबादी है, 2.3% क्रिश्चियन की आबादी है,
1.9% सिख की आबादी है, 0.8% बुद्धिज्म की आबादी है और 0.4% जैन की आबादी है। अब आप हमें यह बताइए कि अल्पसंख्यक में मुस्लिम आएंगे या 0.4% के जैन आएंगे? अगर आंकड़ों की बात करें तो पारसी तो और बुरा ना मानिएगा। जी नंबर एक बात तो ये बार बार कहकर कि अल्पसंख्यक की जैसे बात होगी, मुस्लिम समुदाय की चर्चा की जाएगी, बाकियों की क्यों नहीं होती है? इसको समझने के लिए हमें तो क्या हिंदू, हाँ, नहीं, तो इसको बाकी समझने क्या के सामाजिक लिए आर्थिक तौर पर शायद इतने मजबूत हो गए हैं? आप हम क्या आर्थिक और मजबूत की बात हो गए हैं? अगर आप एक एग्जांपल देता हूं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो रूरल एरिया में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंसी है सिखिज्म में, अर्बन एरिया में। आप मुझे बताइए मुस्लिम कहां से अनएम्प्लॉयड है? नहीं ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जड़ को समझने के लिए ये क्यों पूरा ताना बाना क्रिएट किया गया है, इसके पहले के 60 सालों की सरकारों के काम पर देखना होगा। एक प्रकार की बीज दिमाग में डाल दिया गया कि यू आर मुस्लिम, यू आर सेग्रीगेटेड, यू आर सेपरेटेड। इस हिंदुस्तान के तो वो भी है ना। कहां गई हमारी 11वीं 12वीं शताब्दी की हिंद इस्लामी कल्चर, जिसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, गंगा जमुना तहजीब? हमें आप बताइए दिल्ली सल्तनत में कितनी मॉब लिंचिंग हुई? आप हमको बताइए मुगल काल में कितनी मॉब लिंचिंग हुई? और मॉब लिंचिंग की जब भी बात होती है तो मॉब का मतलब होता है मॉब, जो समाज का ही हिस्सा होता है। ठीक है। बार बार ये कहकर आज भी जैसे भाई साहब कह रहे थे, ये बात उठी कि वो दो दलित हैं, एक मुस्लिम है। अरे क्या बात होती है फिर? मतलब ये कैटेगराइजेशन कब तक चलेगा? आज मैं सुन रहा था लोकसभा में ओवैसी जी ने सवाल उठाया कि जब कोई भी बॉडी बनती है नेशनल कमीशन की तो उसमें माइनॉरिटी का मेंबर क्यों नहीं होता है? ओवैसी साहब से मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है ना देखने के लिए। तो ये कौन सी बात हो गई कि जहां कहीं भी बात होगी उसे आप धर्म का चोला पहना देंगे? ऐसे ही लोग समाज में हमेशा रप्चर क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक विशेष जाति, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, ये तो उनकी बात होगी, ये तो उनकी बात होगी। अब इस सरकार की नियत पर आइए। इस सरकार और इस सरकार के जो धुआंधार काम है, धुआंधार काम है, उस पर सरकार का धुआंधार काम केवल 2 चीज पर आधारित है: नो अपीजमेंट, डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड डेवलपमेंट विद डिग्निटी। मैं बात बताऊं कैसे? इस सरकार ने 4 स्तर पर काम किया है। पहला, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, जिसे कहते हैं शैक्षणिक सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत स्कीम है 2, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। नंबर 3, मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम है। नंबर 4, नया सवेरा, ये फ्री कोचिंग दिया जा रहा है कि ताकि आप पढ़ सके और आप समाज की मुख्य धारा में आ सके। नई उड़ान, कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको फ्री कोचिंग दी जाएगी। और एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसका नाम है पढ़ो परदेश। आप अगर बाहर पढ़ना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ये हुआ एजुकेशनल एम्पावरमेंट। नंबर 2 पे आइए तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में आप देखिए आर्थिक सशक्तिकरण के आधार पर कितनी स्कीमें चली हैं। नंबर 1, सीखो और कमाओ, आप सीखें और खुद काम करें। नंबर 2, एक स्कीम है नई मंजिल। नंबर 3 है जो माइनॉरिटीज के हैं उनके जो अपग्रेडेशन किए जाएं, ट्रेनिंग के, क्राफ्ट के इंस्टीट्यूशंस को। और जो चौथा है वो एक स्कीम बनी है नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये हो गया आर्थिक सशक्तिकरण। शैक्षणिक हो गया, आर्थिक हो गया। अब आइए इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर। इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर स्कीम है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ओवरऑल सबको लेते हुए। और उसके बाद अगला कार्यक्रम है स्पेशल फोकस एरियाज को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट स्कीम चली। जैसे वक्फ बोर्ड के लिए स्कीम बनाई गई, नई रोशनी स्कीम लाई गई कि ताकि जो हमारी महिलाएं हैं अल्पसंख्यक समुदाय की, वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। हमारी धरोहर, जो हमारी माइनॉरिटीज के रिच हेरिटेज हैं, उनको मेंटेन किया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली आबादी ये जान सके कि हमारी संस्कृति क्या हुआ करती थी। तो ये है स्पेशल नीड्स। और अंतिम है कुछ इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट दिए गए हैं। जैसे मौलाना आजाद फाउंडेशन को एक लमसम, एक बिग अमाउंट का कॉर्पस दिया गया है। नंबर 2, जो नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसको इस सरकार में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। और अगर आप आंकड़ों की बात करें तो मेरे पास कुछ डाटा है, आई वुड लाइक टू टेल यू। इस सरकार ने पहली बार 47,100 करोड़ रुपए इस माइनॉरिटी अफेयर के लिए मंत्रालय को दिया गया है। और इस 4700 करोड़ में से इमरान भाई अगर स्कीम की बात करें तो जो एक्सपेंडिचर के लिए केवल दिया गया है वो कुल मिला जुला के लगभग 116 करोड़ रुपए दिए गए।
और सेंटर की जितनी स्कीमें हैं उन सबके को मिलाकर अगर आप देखा जाए तो लगभग 2300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके पहले की सरकार ने कितना दिया था, अगर आपको डाटा याद हो तो कितना दिया था? यही एक बड़ी बात है। मैं अफजल साहब आपसे पूछना चाहूंगा। 40 करोड़ रुपए और आज की डेट में 4700 करोड़ रुपए, कितने का अंतर है? 100 गुने का अंतर है कि नहीं? यदि मैं गलत बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। अब ऐसे में आप खुद देख सकते हैं कि कौन काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात है अफजल साहब। लेकिन जब कहा जाता है कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया, तो बटला हाउस दिया, कांग्रेस ने बेकसूर लड़कों को उठवाया। आपको आजमगढ़ में तो एक दौर ये भी आया कि लड़के कॉलेज जाने से डरने लगे थे कि कब कोई टैक्सी आएगी, कब कोई वैन आएगी और हमको जो है उठा कर ले जाएगी। उसमें भी कई बार अधिकारियों पर हमले हुए। जब देखा गया कि अचानक से लड़कों को कोई भी उठा कर ले जाता है, तब फिर मारपीट शुरू हुई। इस तरह के हालात बन गए थे, तब कहीं जाकर ये मामला रुका। बावजूद इसके अफजाल साहब, कौम के ठेकेदार जो बनते हैं, मिल्लत के जो रहनुमा बनते थे या बनते रहे हैं, बन रहे हैं, वो हमेशा इस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये हमारी पहचान को खत्म कर देगी। ये इसका क्या निपटारा हो? देखिए, दरअसल ये जो एक लंबे अरसे से, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक के सिर्फ एक बात कही गई है कि ये जो आरएसएस वाले हैं, ये जो बीजेपी वाले हैं, ये मुसलमानों को भूने भगारेंगे भी नहीं, कच्चा खा जाएंगे। ये एक इस तरह का मिजाज जो है मुसलमानों के बीच में पैदा कर दिया गया और हम भी ये सुना करते थे एक जमाने में। लेकिन जब हम युवा एज में आए, हम नौजवान हुए, तो हमने कहा भाई हम देखे तो सही, और हम इसमें गए और इसमें उतरे तो पता चला कि एक्चुअली ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो इस मुल्क से सही मायने में मोहब्बत करते हैं। इन लोगों ने, देखिए आज इसका इन्होंने, जैसे इनकी सरकार आई है, मैं आपको एक बात बिल्कुल ऐसे बताता हूं कि जो मुसलमान, आप जिसकी वजह से, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान बैकवर्ड था, मुसलमान पिछड़ा था, मुसलमान के पास रोजगार नहीं था, मुसलमान जो है सिर्फ बीजेपी आरएसएस को नफरत की निगाह से देखता था और इनकी तरफ ये देखता था कि मिलके हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन इनका काम क्या होता, गुफ्तम निशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, के मीटिंग बुलाई गई और बातचीत कही गई, खाना खाया गया और मीटिंग बर्खास्त हो गई। मुसलमान के फेवर में कभी कोई काम नहीं किया गया। लेकिन इस सरकार ने, ये जो सरकार है, बेसिकली इन्होंने ये देख लिया, ये बात समझ लिया कि अगर हम इस तरक्की की दौड़ में, अगर हम सबसे आगे जाना चाहते हैं, जिसको हम विकास कहते हैं, तरक्की की राह पर अगर आना चाहते हैं, तो ये जो एरिया है मुस्लिम्स का, जो इनको अकलियत के दायरे में रख के मैं ये कहता हूं कि ये जो एरिया पिछड़ा हुआ एरिया है, इसका जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे और ये हमारी तरक्की की राह के अंदर बराबर कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, तो ये हमारा देश के लिए दुर्भाग्य होगा। और इसकी वजह से इस दुर्भाग्य का, इस बदनसीबी को कैसे रोकने का है कि इस कौम को, इन लोगों को कहीं ना कहीं हमें आगे लाएं। और माइनॉरिटी, देखिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री जो जिस तरीके से आज काम कर रही है, कभी मैंने अपनी जिंदगी में जितनी सेकुलर पार्टियां राज करती रही हैं जी, और उन्होंने कभी इस तरह से ईमानदारी के साथ काम नहीं किया जो अब हो रहा है। और इसीलिए देखिए, एक बात सुनिए, आज जो जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की बात हुई है अभी भी, और जिस तरीके से बात हो रही है कि अरे भाई हमने तो वो देखे फसाद जिसमें 200 ईद के नमाज पढ़ने के लिए बच्चे गए हैं और रात को अपने घर पे वापस नहीं आए, 200 लोग मर गए। वो उस जमाने में कहाँ आरएसएस और बीजेपी थी, सरकारें इन्हीं की होती थी। आप कह रहे हैं पिछले 5 साल की बात, मैं आपको कहता हूं 2002 का आखिरी जो बड़ा दंगा जिसके लिए इन्होंने दो इलेक्शन जीते, और सिर्फ इस बात का कि नरेंद्र मोदी जी इन्होंने, ये तो मौत के सौदागर हैं और ये वो करके है जी। नतीजा क्या हुआ, आप ये 2002 के बाद भी अगर वो ऐसे होते तो 2002 के बाद गुजरात के अंदर एक आदमी मजहब के नाम पे मारा नहीं गया, एक मॉब लिंचिंग की वहां पे कोई वारदात नहीं है। वही नरेंद्र मोदी वहीं से आए ना, तो उन्होंने अपना जो उन्होंने वहां पे कायम मुकाम छोड़ के आए हैं, उसने भी मजबूती से इसी राह पे काम किया। उन्हें ये पता है कि इस मुल्क की तरक्की करने के लिए ये हमको विदेशी, तो वो बार मैं कहता हूं, तो आज हम जिस दौर के अंदर गुजर रहे हैं, उस दौर में आज जो है ये सबसे अच्छा दौर है, सबसे अच्छा दौर है। और जावेद साहब, एक चीज तो आपने भी महसूस की होगी कि चीजें कंट्रोल कैसे की जाती है। अभी दिल्ली का मामला
जो हुआ उसमें हमने देखा कि 8 दिन के अंदर दोनों तबकों के लोग जो है रैली निकाल रहे थे साथ में मिलकर के और खाना खिला रहे थे एक दूसरे को। इस तरह से भी कंट्रोल किया जाता है। ये भी इस देश ने अभी देखा और वो भी राजधानी से पूरा पैगाम गया, वरना इसी राजधानी से हो सकता है कि अगर कोई और हुकूमत होती तो पैगाम चला जाता, पूरे देश में भगदड़ मच जाती, पूरे देश में। बल्ली बारान में एक फसाद हुआ था जिसमें 14-15 लोग एक साथ जामी साहब, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या आप भी मेरी बात पर नेगेटिव रिस्पांस देंगे? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं ऐसा। और जो हमें इस वक्त जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे इस वक्त, मैं उनको कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप लोगों को मालूम है कि टीवी पर मेरा एक इमेज ये है कि मैं एंटी गवर्नमेंट भी बोलता हूँ और सवाल भी बहुत वाजिब तौर से रखता हूँ। तो मैं उसके बावजूद मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जी सलाम जिस बेहतरीन मुहिम के साथ काम कर रहा है, और इमरान साहब भी यहाँ बैठे हैं, जी सलाम के प्रमुख एंकर हैं, तो वो जिस नीयत से काम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि मसाइल को हल करना। आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म है जी सलाम के, आपके पास ईमेल्स होंगे और फेसबुक के ज़रिए से आप अपनी राय तो रखिए, आप अपने मसाइल रखिए, हम उन मसाइलों को जो है यहाँ पर रखेंगे, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने का मकसद ये नहीं है कि सरकार को घेरना या उसके पाँव खींचना, बल्कि सवाल पूछने का मकसद है कि ताकि आप उस पर जो है चर्चा करके उन मसलों का हल करने की दिशा में कोई कदम उठावें। तो जी सलाम तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के फलाह और अबूद के लिए सबसे बेहतरीन काम कर रहा है और एक ऐसा वाहिद चैनल है जो बिना बायस्ड हुई जो है सबको मौका देता है। दूसरी बात कि हमने ये कहा कि भाई पहले की जो है सरकारें थीं, पहले दौर में मलियाना हुआ, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इतनी उम्मीदें हैं हमें और इतनी ज़्यादा हम खुशफहमी हैं हमारे अंदर, अगर आप कहें तो इसी वजह से ये लगता है कि जो पुराने दौर में जो चीज़ें हुई हैं उस पे हमें कंपैरिजन ना करते हुए इस दौर की जो मौजूदा हालात है यहीं से कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर इस दौर में कोई मसाइल हैं, इस दौर में हालात खराब है? नहीं, इस दौर में मैं हालात खराब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर जो मसाइल आते हैं उन मसाइलों पर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी जो है वो फिर सिमटती जाएगी। तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि लोकतंत्र में कि हम सवाल उठाएं और उसको जिंदा आज हमारी बिना महरम के आज हमारी 2000 से ज्यादा बहनें हिंदुस्तान से चर्चाएं हमारी होंगी, गई हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है। एक वो दौर था जब बिना महरम को लेकर के बात भी करो तो आंखें दिखाकर लोग हुकूमतों को ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि नहीं, हम भेजेंगे हमारी बहनों को जिनके साथ महरम नहीं है, वो जाने की ख्वाहिश रखती है, बाहैसियत है, क्या वो जाए ना, वो अल्लाह के घर का दीदार ना करे। अब इसी वजह से विल पावर, ये इच्छा शक्ति, इससे तो लड़ना पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक बात, आखिरी बात कि देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, हम वाकई यहाँ से जो अच्छे कदम होते हैं सरकार के, और एक अच्छा कदम मैं एक बार बता दूं, बहुत बड़ा कदम है ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, कि पहले सिर्फ 96 ऐसे जिले थे जिनको अल्पसंख्यक बहुल इलाका माना जाता था और उसमें डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे थे, लेकिन इस वक्त में 308 जिलों में वो दायरा बढ़ाया गया है। और इस वक्त अक़लियती उमूर के हिसाब से वहां पे उसको अल्पसंख्यक बहुल इलाका माना गया है और वहां पे ये अक़लियती उमूर के काम जो है तमाम स्कीम्स चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हम अच्छी चीजों को भी रखेंगे और सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी इसी से जिंदा रहेगी। और ये मुझे लगता है कि किसी को रोकने का मुझे हक नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो फिर यानी कि डिक्टेटरशिप की तरफ हम बढ़ जाएंगे। डिक्टेटरशिप बिल्कुल नहीं है, ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। लेकिन पीड़ित भाव, ये जो पीड़ित भाव 70 सालों में बिठा दिया गया ना, विक्टिम हैं हम पीड़ित हैं, आज भी उसी भाव को आपके अंदर फूका जाता है कि नहीं, आप अभी भी पीड़ित हो, देखो आप पर जुल्म हो रहा है, देखो ये ऐसी हुकूमत है जो कि आपके तकलीफ पर जुल्म करने के लिए ही बनवाई गई है। इसीलिए तकलीफ, पुराने लोग हाशिए पे चले गए, नई दौड़ की पीढ़ी आ रही है और नई सोच और नस्ल के साथ आ रही है, तो इंशाल्लाह बहुत चेंजेस। मैं जल्दी गुलरेज शेख साहब के सर आ रहा हूं आपके पास, मैं माफी के साथ जरा गुलरेज शेख साहब के पास जाऊंगा। कुछ कहना चाह रहे थे आप सर? देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि अभी पोखरण में ATGM मिसाइल का हमने सक्सेसफुल लॉन्च किया है, तो पूरे मुल्क को बधाई देता हूं उसके लिए। चलिए, बहुत मुबारक हो। जो ये पीड़ित भाव है ना, उससे हमको खुद को निकालना होगा, अपनी कौम को। अभी मैं बतौर मुसलमान बात कर रहा हूँ और अफजाल साहब की भी मैंने वर्किंग देखी है, जो ये जिले जिले भटकते रहते हैं इस क्षेत्र के लिए कि मुस्लिमों को पीड़ित भाव से बाहर निकालकर मेन स्ट्रीम में उनको दाखिल किया जाए। तो इस प्रकार का जब तक सामाजिक कर्तव्य नहीं होगा ना, तब तक आप परिणाम नहीं ला सकते। देखिए, बड़ी मैं संजीदगी से एक बात कर रहा हूँ कि
पॉलिटिक्स अपार्ट, पॉलिटिक्स एक स्तर तक ही कर सकती है, लेकिन जब तक समाज में जो सामाजिक एलिमेंट्स होते हैं, सोशल एलिमेंट, जब तक वो सामाजिक ताने बाने को और समाज के मनोभाव के अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं करते, चीजें मुश्किल होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। देखिए इमरान भाई, मैं ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि ये जो तथाकथित हर बात में धर्म का चोला उड़ाया जाता है, इसके लिए सबसे पहले जो हमारे ये धर्मगुरु हैं ना, और समाज में इस टाइप की जो गलत बातें फैलाते हैं, इन पर नकाब करना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे इसलिए हैं आप। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है, कार्ल मार्क्स ने कहा था, इट इज एन ओपियम, अफीम है। और मैं गलत, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1937 का जनरल इलेक्शन, आजादी के पहले, जब मुस्लिम लीग एक भी सीट नहीं जीत पाई थी जो उसके लिए रिजर्व थी, तब जिन्ना साहब ने, ये वही जिन्ना साहब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था इस बात पर कि गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन के अंतर्गत स्वराज विद इन 1 ईयर, तो जिन्ना ने कहा कि व्हाट इज स्वराज विद इन 1 ईयर, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जिस इतनी सी बात पर जिस बंदे ने कांग्रेस छोड़ दिया और 1937 में वही शख्स कहता है इस्लाम इज इन डेंजर, सुनिएगा, आज भी तो हो रहा है वो। मुस्लिम्स आर नॉट सेफ इन द हैंड ऑफ हिंदूज, इस्लाम खतरे में है और मुसलमान हिंदुओं के अंतर्गत सुरक्षित नहीं है। सुनिएगा इसकी मर्म क्या है। जब मुस्लिम लीग एक भी सीट नहीं जीत पाई जो मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, भले ही पंजाब में सिकंदर वो जो है फजलुल हक साहब की पार्टी जीती, प्रजासत्ताक पार्टी, सर जल्दी मेरे पास जल्दी, और पंजाब में सिकंदर हयात खान की पार्टी जीती। मैं ये कहना चाहता हूं कि तब लीग जिन्ना ने इस्लाम का नारा क्यों दिया, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा धर्म की ओर जुड़ सके और मुस्लिम लीग का मास बेस तैयार हो। तो ये जो धर्म है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो नुमाइंदे हैं प्रोफेसर साहब, ये दोनों तरफ से हो रहा है, मैं दोनों तरफ के जो धार्मिक राजनीति है ना उसके खिलाफ हूं। मैंने आपको सुना, सुनिए, आप सुनिए, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, जितने धर्मगुरु इस टाइप की चीजें फैलाते हैं पहले उनके ऊपर नकाब कसी, बिल्कुल, कि ताकि गलत मैसेज ना जाए। और जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक ये मनमुटाव का दायरा बढ़ता रहेगा। सरकार कुछ करना चाहेगी तो जो धर्मगुरु है वो कहेंगे नहीं उनकी दुकान बंद हो रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा विशाल जी कि ये वो सरकार नहीं है कि जो किसी के दबाव में आ जाए, किसी के भी दबाव में आने वाली सरकार नहीं। देखिए मॉब लिंचिंग और इसके काम करने का तरीका आप जानते हैं। डायरेक्शन था लास्ट ईयर कि जो है कानून बनाया जाए। आपको मैं जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इट इज अबाउट टू बी सबमिट। काम चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं समाज के हर आदमी को जागरूक करना पड़ेगा ताकि इस प्रकार की घटनाएं वो होगा ना, वो अंदर भी काम चल रहा है और फलाह बहबूद के लिए खुलकर काम हो रहा है। सर मैं आप तमाम लोगों से माफी चाहता हूं क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है इस प्रोग्राम का, इस बातचीत का, वरना हम और तफसील से बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे भी जुड़ेंगे हम लोग और बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन आज की बातचीत मुझे लगता है काफी सकारात्मक, काफी पॉजिटिव रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज को लेकर के आप सोचेंगे। मेरी कोशिश, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सोचिए, विचार कीजिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस मुल्क को मजबूत करने के लिए। और जैसे हम ये सोचना शुरू कर देंगे हमारे आसपास की चीजें अपने आप पॉजिटिव होती चली जाएंगी और हम बेहतर कल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इसे देखने के लिए आप तमाम लोगों का।